अब देखिए, आज हम लोग हाई कोर्ट की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो हाई कोर्ट है, इसके बारे में संविधान में क्या संविधान का भाग 6, संविधान का भाग 6 अनुच्छेद 214 से लेकर के दो आर्टिकल 240 से 231 तक कंपोजिशन ऑफ द किसी राज्य में हाई कोर्ट होगा, उसके पास उसका पावर क्या होगा, कार्य क्या होगी, शक्तियां कैसे होंगी, उसका गठन कैसे किया जाएगा। तो पार्ट 6 214 से 231 में हाई कोर्ट के गठन की बात, जैसे हमने क्या संविधान का पार्ट, संविधान का पार्ट 5 आर्टिकल 124 से कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पावर एंड फंक्शन की बात जो है पार्ट 6 में 214 से 231 तक कैसे हाई कोर्ट का गठन किया जाएगा, पावर एंड फंक्शन क्या होगा। क्लियर? अच्छा, 214 से 231। अब 214 कहता था कि ये हाई कोर्ट इन द प्रत्येक राज्य के लिए, प्रत्येक राज्य का एक एवरी स्टेट, क्या सबके पास अपना हाई कोर्ट है? आज हम लोग बच्चे बात कर रहे थे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हाई कोर्ट के बारे में 231 तक हाई कोर्ट के बारे में प्रावधान, क्या प्रावधान है? कंपोजिशन ऑफ हाई कोर्ट, पावर एंड फंक्शन, यहां प्रावधान है। और 214 कहता है कि सारे राज्यों के पास इस समय हाई कोर्ट नहीं है, जिनका अपना हाई कोर्ट है और किसी राज्य के पास नहीं है। तो यह अनुच्छेद कैसे सही हो? तो अगर किसी राज्य, भाई 214 प्रत्येक राज्य के लिए हाई कोर्ट, जैसे हमारे संविधान में प्रावधान था कि गवर्नर इज द एवरी, एक संशोधन किया गया जिसका नाम था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें प्रावधान किया गया कि किसी राज्य के गवर्नर को एक से ज्यादा राज्यों का भी वन और मोर स्टेट, एक राज्य का गवर्नर एक से गवर्नर बनाया जा सकता है। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 की हाई कोर्ट इन एक राज्य एक हाई कोर्ट होगा। 25 राज्य ही हैं, सॉरी 25 28 राज्य, 25 24 थे, लेकिन आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, लेकिन तेलंगाना के लिए 2019 में तेलंगाना राज्य के लिए
बनाया गया, जिसकी बेंच जो हैदराबाद में। क्लियर? गठन तो 14 में किया गया था, लेकिन हाई कोर्ट बनाया गया आपका 2019। तो 25 अपना हाई कोर्ट। तो ये अधिकार संसद पार्लियामेंट के पास पावर है का जुडिक्शन उस राज्य तक कर सकता है। अर्थात जिसके पास अपना राइज आर्टिकल 231 द जुडिक्शन ऑफ द अदर हाई। ठीक है, अभी नॉर्थ ईस्ट में आऊंगा तो नॉर्थ ईस्ट के कई ऐसे राज्य हैं जिनका हाई कोर्ट नहीं है, तो दूसरे जिसके पास है उसका जुडिक्शन। उसी प्रकार अगर हम बात करें यूटी की, तो अपना हाई कोर्ट है जिसका गठन एकमात्र यूटी था, और उसके लिए भी हाई कोर्ट गठन 1966 में संसद के द्वारा किया। 231 संसद को अधिकार देता है कि किसी हाई कोर्ट के लिए, किसी यूटी के लिए भी हाई कोर्ट के या जा सकता है। क्लियर? तो 231 एथरा तो अगर किसी राज्य का अपना हाई कोर्ट, तो वहां पर जुडिशरी मैटर कहां जाएगा? जिस राज्य के साथ उसको अटैच कर दिया जाए उस राज्य के पास जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी बताऊंगा किसका काम। तो उसकी अगर हम बात करेंगे तो 214 216 जिसको लिखना होगा लिख लीजिए। 216 क्या कहता है? कंपोजिशन ऑफ द हाई। 216 में क्या है? उच्च न्यायालय के गठन की बात की। हाई कोर्ट के गठन की बात की गई। 124 में क्या है? उसी प्रकार आर्टिकल 216 में क्या है? ए कंपोजिशन ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के गठन की बात की गई है, समझिएगा। तो किसी राज्य के हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होगा, इनकी संख्या संविधान में तय। जजेस इन ए हाई कोर्ट, संविधान ने नहीं तय किया। तो किसी राज्य के हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश सहित कितने जज होंगे तय करने का अधिकार संविधान में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया है। किसको है? प्रेसिडेंट ऑफ, किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास। अब यही एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कितने ये यूपीएससी क्वेश्चन आया है। यहां पर भारत के राष्ट्रपति, जैसे उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन में सबसे और सबसे छोटा राज्य पॉपुलेशन में कौन है? सबसे छोटा पॉपुलेशन में कौन है?
सिक्किम का तो अपना हाई कोर्ट ही नहीं, तो वहां जज, तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए लार्जेस्ट जजेज इन, इसमें उत्तर प्रदेश में जजों की, अभी एक एग्जाम में आ गया था, आज तक हमने भी कभी नहीं पढ़ा था कि कुल हाई कोर्ट में भारत 25 राज्य है ना, तो 25 राज्य की बात करें कितने, अगर में जो है एक तो मेन खंडपीठ इलाहाबाद, तो चलिए उस पर नहीं जाऊंगा, तो किसी राज्य के हाई कोर्ट में कितने जज होंगे, इनकी संख्या को तय करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है, और सुप्रीम है वो राष्ट्रपति पार्लियामेंट को दिया गया। क्लियर, पार्लियामेंट को दिया, ठीक है। तो 216 में कंपोजिशन ऑफ द, आर्टिकल 217 में जो इंपॉर्टेंट 217 क्लास फर्स्ट, क्वालिफिकेशन ऑफ जजेज इन द, क्वालिफिकेशन ऑफ द जजेज इन, किसी राज्य के हाई कोर्ट में जजों की योग्यता क्या है बताइए। हाई कोर्ट में जज बनना चाहता है, 217 क्लास फर्स्ट में की गई है, उसके पास क्या योग्यता है, क्या योग्यता है, 217 क्लास 2 होगा, 217 क्लास, क्या योग्यता है, हाँ, पहला है उसे, देखिए क्या योग्यता है, कोई अगर हाई कोर्ट में क्या होना, भारत का जन्मना, भारत में ही जन्मा व्यक्ति हाई कोर्ट का जज बन सकता है, सही कि गलत है, कोई भी व्यक्ति जो भी भारत का नागरिक बन गया, और क्या योग्यता है उसे, देखिए भारतीय न्यायिक क्षेत्र में, देखिए मैं बोलता हूं समझिएगा, इन इंडिया, भारतीय न्यायिक क्षेत्र में 10 वर्षों तक, इन द 10 ईयर, 10 वर्षों तक ना जुडिशियल टेरिटरी फॉर द मिनिमम 10 ईयर पोस्ट इन द जुडिशियल सेक्टर। अभी समझाता हूं, भारतीय न्यायिक क्षेत्र में 10 वर्षों तक वो न्यायिक पद पे रहा, अथवा एक या एक से अधिक, 1 और मोर हाई कोर्ट, एक या एक से अधिक वकील के रूप में कार्य कर चुका हूं, कार्य, तो 2 तरीके से लोग हाई कोर्ट में जज बन सकते हैं। पहला है 1 और मोर हाई कोर्ट, कान फॉर द पोस्ट ऑफ, तो अगर आप किसी हाई कोर्ट में एक से अधिक, जैसे इलाहाबाद भी करते हो, किसका, हाई कोर्ट में जज बनने का,
सुनिए, कोई, मैं बता रहा हूं, कोई एग्जाम नहीं होता 500% सही, 100% नहीं। मैं समझाता हूं, हाई कोर्ट में जज बनने के लिए सीधा कोई भी एग्जाम, मैं समझा रहा हूं सारी चीजें, अभी पूरा बताऊंगा। यहाँ देखो, हमारे यहाँ सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। सेशन कोर्ट, सेशन, इसको क्या बोलते हैं, जिला सत्र, और इसका हेड होता है, इसको हेड होता है। तो देखिए, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, और इसका प्रमुख होता है डिस्ट्रिक्ट जज। तो सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा तरीका नहीं कि सीधा एग्जाम दो जज बन जाओगे, हाई कोर्ट में सीधा कोई भी तरीका नहीं, और ये भी डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए भी कोई, जो सबार्डिनेट कोर्ट होती है, यहां पर दो तरीके से मामले होते हैं, एक सिविल मामला, और यहीं पर जजों की नियुक्ति दो तरीके से होती है। एक होता है जिसे हम बोलते हैं पीसीएस जे। अगर आप पीसीएस जे में, जैसे आप डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हो, तो एग्जीक्यूटिव अलग है, ठीक है। न्यायिक सेक्टर में जाना चाहते हो, एग्जाम देना पड़ेगा, लोक सेवा आयोग कराती है, एलएलबी आपका होना चाहिए, चाहे 5 ईयर करिए चाहे 3 ईयर करिए, 21 साल की उम्र होनी चाहिए। आप अगर इससे सिलेक्शन होता है तो इन दोनों कोड में से क्या बनोगे, जूनियर डिवीजन जज और जूनियर डिवीजन जज क्रिमिनल, जिसमें कुछ दिन यहां रहोगे, क्लियर। एक एग्जाम होता है एचजेएस, उच्चतर न्यायिक सेवा, इस एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, और 7 साल के बाद भले प्रैक्टिस जरूरी नहीं, भले प्रैक्टिस करो, लेकिन हायर जुडिशियल सर्विस के लिए आप अप्लाई, इसे उच्चतर न्यायिक सेवा कहते हैं, और ये बनते एडीजे। जैसे अगर आपका पीसीएस में सिलेक्शन, तो आप बनोगे एसडीएम या डिप्टी कलेक्टर, इसको बोलते हैं उप जिला अधिकारी या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। और फिर आगे आप एडीएम, एडीएम के लिए सीधा कोई एग्जाम नहीं होता है, यहीं से आप एडीएम बनोगे, और एडीएम से फिर आगे पीसीएस से प्रमोशन होकर आप बन जाओगे डीएम। सपोज करिए आप सबसे पहले पीसी, लेकिन अगर आप सीधा एडीजे में हो गए हो, यही लोग
तो अभी हमने क्या बताया कि अगर न्यायिक पद पे कार्य कर चुका है तो हाई कोर्ट में जज बन सकता है। सपोज करिए अभी आपका सीधा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में सिलेक्शन हुआ और विभिन्न जिलों में आप 5 साल काम किया, अब प्रमोशन हो गया, आप बन गया डिस्ट्रिक्ट, आपके पास वो क्वालिफिकेशन आ गई, जज बन सकते, किसी राज्य के हाई कोर्ट में जज। तो समझ में आ गया किसको? ट्रांसफर पोस्टिंग भी राज्यपाल हाई कोर्ट की कंसल्ट के। हाँ अच्छा, हाँ एचडीएस के थ्रू डायरेक्ट कहाँ बन सकते हैं? सर 2021 में आया। आपने गलत पढ़ दिया, ठीक है। आप देखिए डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए कोई सीधा एग्जाम नहीं होता है, मेरी बात समझिए, अब मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, जैसे आप डीएम बन जाते, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन जाते, सिलेक्शन हो जाएगा 4-5 साल में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की कुर्सी मिल जाएगी। भारत 3 ऑल इंडिया सेवा आईएएस आईपीएस और काफी समय से बात की जा रही है, जैसे सीधा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनते हैं ऑल इंडिया जुडिशियल सेवा का गठन कीजिए, जिससे और उनका ट्रांसफर पोस्टिंग किया जा सकता है। अभी तक अगर एडीजे रह या फिर तो अपने राज्य में रहोगे, राज्य से अगर आप ऑल इंडिया में होते भले ये कुछ समय यहां रहोगे और कुछ समय डिप्यूटेशन में केंद्र में भी तो चले जाओ। हो सकता है कल ऑल इंडिया जुडिशियल सेवा बन जाए तो आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो सकता है, वो जरूरी है कि उत्तर प्रदेश का कैडर मिल जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार सरकार को, केंद्र सरकार को कहा कि ऑल इंडिया, तो अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सेवा गठित हो जाएगी तो आगे डिस्ट्रिक्ट जज सीधा सिलेक्शन होने का प्रोसीजर। अभी मैंने सब पढ़ाया, तो जब पढ़ाया तो तुम नहीं थे क्या? कहाँ चले जाते हो पानी पीने के लिए? हमारे यहाँ भारत में न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति खुद न्यायपालिका, लेकिन 1993 से में, लेकिन 2014 में संसद ने के बाद उसे बोलते हैं नेशनल जजेज अपॉइंटमेंट कमीशन, कि अब एक एनजेसी होगा, सरकार के भी 2 आदमी होंगे, चीफ जज इसका प्रमुख होगा और इसके द्वारा ही को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर। तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति का काम खुद सुप्रीम कोर्ट, यही नाम जिसको भेजता है
यही जिसका नाम भेजते हैं वही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज अपॉइंटमेंट। क्लियर? अभी मैं आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं, इतना समझ में आया? हाँ, जो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके नीचे जो का अधिकार राज्यपाल के पास है, हाई कोर्ट की कंसल्ट के। अभी मैं आ रहा हूं, उसमें भी आ रहा हूं, इसके बाद जस्ट उसी के बाद आ रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पढ़ूंगा। तो कि देखिए, अगर कोई व्यक्ति हाई कोर्ट में जज बनना चाहता है, जरूरी नहीं कहीं भी आप मध्य प्रदेश में कार्य कर चुके हो, के पास 10 ईयर का जुडिशियल सेक्टर का एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 10 साल तक लगातार प्रैक्टिस होनी। अच्छा, अब की प्रैक्टिस तो हाई कोर्ट में बहुत लोग करते हैं, जिनका नाम भेजा जाता है, जिनका नाम यहां पर राज्यपाल भेजता है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के पास भेजता है, उसी का अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट में जज के रूप में। चलिए बता दूंगा उसमें से आगे, कोई सुनने लगे तो। आप देखिए अभी तक का इंडियन जुडिशरी का इतिहास देखिए, अभी तक भी सुप्रीम कोर्ट और हाई, नहीं समझते हो, जो अभिजात वर्ग, जो संपन्न वर्ग है, आ जाओ, आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हो लेकिन आपका सेटिंग, ऐसी बात नहीं, अब तो खैर नाम चले जाते हैं तो। अच्छा, कई बार किसी का नाम जाओगे, जिसका रिकमेंडेशन तो आप वही जज बन पाता है, मैं आगे बताऊंगा आगे। तो जो है वो प्रैक्टिस किया हो, जिसका नाम भेजा जाता है। कई बार मुख्यमंत्री का इतना प्रभाव होता है सीधा ना, चलिए उसको मैं बता दूंगा क्योंकि रिकॉर्ड चला, मैं का भी मुझे पता है कि इसका एग्जाम होता है एचसीएस का, बड़ा ट्रिपल एग्जामिनेशन होता है। और पेपर इंग्लिश में होता है, इसमें क्वालिफाइंग नंबर होता है, अगर उतने नंबर वाले तो आप एचसीएस नहीं बनोगे, सीट खाली रहेगी। तो अब अगर कोई नोटिफिकेशन चेंज हो गया, हमारे कई तो बन गए हैं इसमें एचसीएस, बहुत अच्छा पद होता है, बहुत बढ़िया सा पद होता है, तो मैं देख लूंगा। लेकिन जहां तक मुझे पता है कि एचसीएस जजों की नियुक्ति का प्रावधान,
जजों की जजों की जो नियुक्ति का प्रावधान है वो अनुच्छेद 217 में दिया गया। तो कौन करता है? राष्ट्र इंडिया की सलाह से। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसकी एडवाइस टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह से। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किससे सलाह ले? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किससे सलाह लेगा? सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर मोस्ट जजों से, जजों से जजों से सलाह लेगा। ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपति ये बार क्वेश्चन आया था, गवर्नर से सलाह लेगा। जब राष्ट्रपति किससे सलाह लेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उसी साथ गवर्नर से भी सलाह लेगा। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर मोस्ट जजों से कंसल्ट, जिसका नाम भेजा जाएगा उसी को राष्ट्रपति। अब तुम अगर ये चाहे कि हम सलाह ना लें और राष्ट्रपति एडवाइस मानने के लिए बात नहीं आ समझ। अगर कंफ्यूजन बताइए तो जैसे सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति हुई, हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की जाती है। तो जैसे कॉलेजियम मंडल के द्वारा वहां, उसी तरीके से हाई कोर्ट के जजों राष्ट्रपति उसको अपॉइंटमेंट। हाँ, ये हो सकता है कि राष्ट्रपति अगर उनके नाम से सेटिस्फाई नहीं है, आपको पता है जब किसी का नाम भेजा जाता है तो के बारे में कोई क्रिमिनल केस आज तो सारी जांच पड़ताल होने के बाद ही उसका नाम, अगर राष्ट्रपति सेटिस्फाई नहीं है तो पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। लेकिन दोबारा अगर वैसे राष्ट्रपति के पास गया तो राष्ट्रपति यही, यदि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कई बार सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दा उठाया, सरकार समय से निर्णय नहीं लेती है, राज्यों में जजों के पद खाली हैं, केस पेंडिंग है और समय से डिसीजन, इसलिए इस पे एक्शन होना चाहिए। सरकार का ऑब्जेक्शन ये रहता है कि हमें जांच प्रक्रिया करने के बाद काफी समय लगता है, इसलिए सरकार का ऑब्जेक्शन। 217 तो जब इन द हाई कोर्ट तो कैसे अपॉइंटमेंट हो? राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति अपने मन से नहीं करेगा, राष्ट्रपति सलाह लेगा, एडवाइस लेगा किस गवर्नर से लेगा। ठीक है। जब सीजीआई इसको एडवाइस करेगा, सुप्रीम कोर्ट के दो जजों से भी सलाह लेकर तभी राष्ट्र यहां पर अपॉइंटमेंट की बात की गई।
सलाह की जरूरत नहीं है, वहाँ पे चीफ जस्टिस की सलाह की जरूरत आ गया। हाँ, हाई कोर्ट के जजों को शपथ दिलाने गवर्नर ऑफ द स्टेट करता है, राज्य का राज्यपाल के द्वारा इसे ठीक है। अब उसको देखना पड़ेगा शपथ का प्रावधान किसमें, ठीक है ना, ये समझ में आ गया ना। चलिए अब हमने बात बताई कार्यकाल की टेन्योर ऑफ जजेस, देखो मैं एक एक डिस्कस कर रहा हूं। कोर्ट के जजों का कार्यकाल, टेन्योर ऑफ टेन्योर टेन्योर ऑफ जजेज इन हाई कोर्ट में जजों का कार्यकाल क्या होगा, ठीक है। तो किसी राज्य के हाई, वहां पर एज की बात की गई है, किसी राज्य के हाई कोर्ट के जज जो हैं, तो कार्यकाल जो होता है टेन्योर होता है कितना है 62 वर्ष, और सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष, हाई कोर्ट में जो है वो 62 वर्ष है, और सुप्रीम कोर्ट में कितना है, कहा मिनिमम मैक्सिमम कार्यकाल की तो पहले हो जाए, एज की बात की गई है कि मैक्सिमम वहां 65 वर्ष, और यहां जजों की एज को लेकर कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाए और किसी राज्य के तो उसको कौन तय करेगा, ना 420 कर लेते हैं। बहुत पहले लोग फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर काम कर लेते थे, एज इधर से उधर कर लेते थे ना। एक एग्जांपल बताता हूं, जो आर्मी में भर्ती होता है, तो जब आर्मी जैसे आपको एयरफोर्स डिफेंस में सैनिक के रूप में जब भर्ती हो जाते हैं, तो जब आपकी पोस्टिंग होती है तो आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं ओरिजिनल, कि सब एज ऑफ फैक्टर सही है कि नहीं। और जब रिटायरमेंट होता है, जब रिटायरमेंट हो गया कि आपने इतने साल की सेवा कंप्लीट कर लिया है, जब तो फिर आपके डॉक्यूमेंट निकाले जाते हैं, तभी रिटायरमेंट का सारा फंड पेंशन आज सारी, ये वहां का प्रोसीजर है। तो एक ऐसा व्यक्ति था जो एयरफोर्स में भर्ती हो गया, तो उसने उसकी एज ज्यादा थी, और उसने 15 साल की एयरफोर्स, अब देखो किस्मत की बात देखिए, और रिटायरमेंट होने के समय नागपुर में, तो जिसको जो हाई स्कूल की मार्कशीट थी, और उसने 1-2 महीने पहले प्रक्रिया शुरू हो जाती है रिटायरमेंट, तो उसको शक हो गया, उसने इलाहाबाद बोर्ड जब जांच करवा दिया तो उसकी जो उम्र पकड़ा गया, तो जॉब तो ऐसे जा रही थी, चली गई, पेंशन चला गया, सारा फंड चला गया, सरकार ने उसको वेतन दिया था, सारा सरकार ने उसको रिकवरी, उस पैसे को वापस, सब कुछ वापस।
पुराने लोग, अच्छा बहुत आज से नहीं पहले वैसे और सब पुराने दादा वाले पूछिए, इन कम उम्र होती तो बढ़ा चढ़ा के लिखा आते थे कि हमारे, तो पहले पुराने जमाने में यही तो होता था। वहां पर अगर म्यूनिसपैलिटी से निकालिए, अगर आपका बर्थ ऑफ सर्टिफिकेट सही नहीं होगा, आधार कार्ड ही नहीं बन पाएगा। अगर मंथ और गांव में लोगों का बर्थ होता था, कहाँ डॉक्यूमेंट उनके पास होता था, कब उनकी एग्जैक्ट डेट, अब ऐसे काम चल जाया करता था ना। जैसे जब हमने हाई स्कूल पास किया तो मेरे पिताजी टीचर थे, प्राइमरी विद्यालय में मैं पढ़ा हुआ था शुरू में। 14 साल में हमने हाई स्कूल कर लिया था, तो उसका फायदा आगे हमें जाकर के मिला। कुछ हमें एग्जाम देने को एक्स्ट्रा मिल गए, क्योंकि उसका फायदा नहीं हो पाया। अल्टीमेटली सिलेक्शन जो बनना चाहते थे तो बन ही नहीं पाए। तो हमारी जो मेन उम्र है और जो डॉक्यूमेंट में 4 साल का डिफरेंस है, मेरी जो मेन उम्र है डॉक्यूमेंट में जो है, जो एग्जैक्ट हमारी बर्थ है, क्योंकि पिताजी टीचर थे तो उन्होंने हमारी उम्र कम से कम कर दिया था। अब तो जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसी पर आपका एडमिशन होता है। स्कूल वाले कहेंगे जाइए आप जो है स्वास्थ्य विभाग का प्रमाण पत्र दे करके, अब उसको फर्जी बनवा दो, बात दूसरी है। सुप्रीम कोर्ट में, अगर सुप्रीम कोर्ट देखिएगा, सुप्रीम याद रखिएगा, अगर हाई कोर्ट के जजों की कोई एज को राष्ट्रपति तय, जैसे संख्या तय होती है वही काम यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। याद हो गया, सुप्रीम कोर्ट में अगर डिस्प्यूट होगा तो पार्लियामेंट तय करेगी, और अगर हाई कोर्ट में डिस्प्यूट तय होता है एज को लेकर के तो उसका निश्चय राष्ट्रपति के द्वारा, डिटर्मिनेशन राष्ट्रपति के द्वारा किया। अब हम लोग बात करेंगे, इसको थोड़ा लिख लीजिएगा, अपर और कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अपर यो पूर्ण कार्यकारी अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीश अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जज, अपॉइंट एक्टिंग कहां अपॉइंटमेंट होते हैं, वनली हाई कोर्ट में, नॉट द सुप्रीम कोर्ट। अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड, ये प्रावधान किया गया है 200, जैसे हमने क्या बताया था कि एडहॉक जजों की नियुक्ति का, तो उसी तरीके से अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल 24 में प्रावधान है। तो कोई ना कोई आधार होगा जिसका,
एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस की 224 में दिया गया। तो हाँ, उसका आधार, उसका बेस है। इंक्रीजिंग द वर्कलोड या कार्य अधिक हो जाए और उतने जज अभी वहां, तो कार्य अधिक हो जाए, उसके पास कार्य अधिक हो जाए या कार्य पेंडिंग हो, बहुत से कार्य पेंडिंग में पड़े हो, कार्य पेंडिंग में हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अस्थायी समय के लिए वहां पर एडिशनल राष्ट्रपति करेगा सीजीआई की सलाह से। और ऐसी नियुक्ति अधिकतम कितने समय के लिए? 2। मतलब क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एक्टिंग जजेस इन द हाई कोर्ट ओनली 244 कब किए जा सकते हैं? कार्य अधिक हो जाए या कार्य पेंडिंग हो, तो जिनके पास हाई कोर्ट में जज बनने की वहां पर जो है जज के रूप में अपॉइंटमेंट। एक मैं बताता हूँ, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एक्टिंग जजेस इन द हाई कोर्ट, ये 224 पे प्रावधान है कि जब वर्कलोड आ तो टेम्पोररी समय के लिए जो है डिस्ट्रिक्ट जज और आपके पास हाई कोर्ट क्या होता है कि हमारे पास उतना टेन्योर हो जाता है, वेतनमान मिलना शुरू हो जाता है, ऐसा होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके पास योग्यता है और किसी राज्य के हाई कोर्ट, तो आपको भी वहां पर टेम्पोररी समय के लिए बनाया जा सकता, अधिकतम 2 वर्ष हाँ हो सकता। अब 2 वर्ष के बाद वापस आप वहीं पहुंच अगर हाई कोर्ट का कोई भी लायर तो प्रैक्टिस कर रहा है, वो हाई कोर्ट में जज बन गया, ठीक है, जज बन गया और उसने जज के रूप में 2 हाई कोर्ट लिखा है, लेकिन जिसमें वो जज के रूप में सेवा दिया है, एज ए लायर के रूप में उसने प्रैक्टिस, ठीक है, समझ में आ गया? तो एडहॉक जजों की नियुक्ति का प्रावधान कहां पे है? सुप्रीम कोर्ट में है। और एक्टिंग जज की नियुक्ति का प्रावधान कहां है? इसमें रिटायरमेंट लिया। अभी मैं इस पे आता हूं, अब कोई जज अगर हाई, उसके बारे में क्या प्रावधान देखिए, समझिएगा तो पूछ लिया। एक अनुच्छेद है 224 क्लास 1,
अपॉइंटमेंट जज के बारे में 224 क्लास फर्स्ट जो है वो बात करता है रिटायर्ड जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस। क्या प्रावधान करता है कि किसी भी ऐसे जज उसको किसी हाई कोर्ट जा सकता है किस संदर्भ में, लेकिन उसकी सहमति होनी चाहिए। इस क्लास ए में बात की गई है, इससे बात की गई है ये भी सर कोई जज के बारे में 224 क्लास ए में बात की गई है कि रिटायर्ड जज क्या क्या हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट किया जा सकता, हाँ किया जा सकता। 224 क्लास फर्स्ट में ना किसी कार्य के लिए अपॉइंटमेंट किया जाएगा तो उससे पहले सहमति ली जाएगी। होना चाहिए। अब जो कार्य दिया जाएगा, उसको जो कार्य दिया जाएगा उसके लिए वो राष्ट्रपति तय करेगा। ध्यान रखिएगा, अगर किसी रिटायर्ड जज को पुनः किसी काम के लिए हाई कोर्ट में, तो वो उसके बराबर सैलरी नहीं प्राप्त करेगा। जो उसको कितना वेतन दिया जाएगा ये राष्ट्रपति के द्वारा। एढाक से थोड़ा अलग है तो एढाकी, लेकिन तो है। दो सैलरी लेगा। अभी आपके पिताजी इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिटायर्ड हो गए, 62 साल की उम्र हो गई, वो रिटायर्ड जो है। अब रीअपॉइंटमेंट का प्रावधान है कि उनको 224 में किसी हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। सपोज करिए लखनऊ हाई कोर्ट में उनका अपॉइंटमेंट कर दिया, तो जब अपॉइंटमेंट होंगे, अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा तो उनको राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट करेगा। वो किसी हाई कोर्ट के परमानेंट जज के बराबर, उनके पास अधिकार क्या होगा, वही अधिकार होगा जो किसी राज्य के हाई, तकनीकी रूप में उन्हें हाई कोर्ट का जज नहीं माना जाएगा। नहीं ऐसा नहीं, कई बार ऐसा होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप किसी विभाग में थे और रिटायरमेंट हो गई, आप जिस पद पे थे वो पद, अब उतना टेक्निकल व्यक्ति उस विभाग के, तो रिटायरमेंट तो हो गए, उसकी सर्विस जैसे चीफ सेक्रेटरी वगैरह के सचिव तो सर्विस, अब आप वहां भी रिटायरमेंट हो गए, लेकिन आप विभाग के लिए इतना काबिल हो, इतना, तो विभाग का उच्च अधिकारी आपसे कहेगा कि आप इस पद पे अभी रहो, लेकिन वो परमानेंट नहीं होगा, इतना हम देंगे, इतनी सुविधाएं आपको हम देंगे और ये कार्य आप, तो आप काम करोगे, लेकिन आप तक अभी जैसे समाज कल्याण विभाग में अभी 30 तारीख को वहां पर मदन तो रिटायरमेंट हो गए, हाँ यहाँ पर
रिटायरमेंट हो गए हैं ना, अब उनकी कोई जिम्मेदारी विभाग के प्रति नहीं है, लेकिन अभी आज भी आए हैं। अब विभाग चाहे तो उनको अभी चाहे तो कुछ समय के लिए उनको रख सकता है अगर उनके पास कोई पद नहीं हो। ये विभाग के ऊपर है, विभाग का समझ आई, वो कहेगा मैं इतना, तो ये यहां पर प्रावधान है, ठीक है। उसको वहां पर 224 में ये बात क्लियर, आगे समझ। 224 क्लास फर्स्ट लिख लीजिएगा, जुडिक्शन पावर एंड फंक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। जुरिसडिक्शन पावर एंड फंक्शन ऑफ द हाई का क्षेत्राधिकार तो सबसे पहले मैं एक एक क्षेत्राधिकार की क्षेत्र जुडिक्शन समझते हो कि नहीं समझते हो? क्या होता है जुडिक्शन? पीसीएस से कोई जिस पद पे होंगे तो हर पद का क्षेत्राधिकार उसके कारक हैं, उसी जिले सुपर मंडल होते हैं। मेरठ मंडल में 6 जिले और प्रत्येक जिले में क्या होता है, जिला शक्तियां पावर अपने जिले तक, डीएम के कार्य में इंटरफियर नहीं कर सकते, लेकिन डीएम से ऊपर कमिश्नर होता है और एक कमिश्नर के अंडर में जितने भी जिले होते सारे, जैसे मेरठ में 6 जिले, कमिश्नर का क्षेत्राधिकार 6 जिलों में, 6 जिलों में। अब कमिश्नर के ऊपर कौन होता है? कमिश्नर के ऊपर सीधा सी होता है और चीफ सेक्रेटरी का बॉस होता है सीओ, ठीक है। चीफ सेक्रेटरी को निर्देश करेगा, वहां से रिपोर्ट राज्य सरकार का जो रिप्रेजेंट होता है, राज्य सरकार का जो अधिकारी होता है डीएम, ठीक है, किसी भी जिले में। इसलिए सीएम चाहे तो डीएम को भी निर्देश कर सकता है। बड़े शहरों में एसएसपी और एसपी दोनों होता है, ग्रामीण और अर्बन बांटा जा सकता है, और एसएसपी के नीचे एसपी के नीचे जिले में एसपी हो गया। थाना इंचार्ज, ठीक है। तो एक सर्किल का जो इंचार्ज होता है, इसको
जिले में जो पावरफुल पद हैं जहां से फॉर्म भरते थे इंटरव्यू के लिए, 3 बार मिला था। इसमें प्रेशर बहुत है। सबको पता है मेंबर को कि आपने इस पद को क्यों भरा है। भाई डिप्टी कलेक्टर भरा, ये नहीं भरते थे, ये आखिरी में भरते, क्योंकि 2007 का मेरा इंटरव्यू था, 2007 का 15 मई 2010, और उसमें हमारे साथ के सब हो गए मेरे ही। तो उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन जो का 0.8 नंबर से, उस बैच में हम तहसीलदार बन जाते हैं, तक तहसीलदार हो। सर जानते हो, सर से मैं 2 साल सीनियर हूँ, तो आपके समाज कल्याण अधिकारी हैं। बस हाँ, और उनका सीनियर ये 10-8 मुलायम के बाद के बैच, हम लोग मुलायम के पीरियड के बैच। तो अंतर इतना हो गया, उधर है हम इधर है, पहले दिन से निकाल। चलिए, तो ये समझ में आ गया, ये सीनियरिटी हो, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो क्षेत्राधिकार की, तो हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार अपने, तो अब किसी राज्य के हाई कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार आते, जैसे मैंने सुप्रीम कोर्ट के बाद पढ़ाया था, उसी तरीके से हाई, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। क्षेत्राधिकार इसको ओरिजिनल अब इसमें क्या आते हैं प्रारंभिक, जैसे अगर आपके फंडामेंटल राइट का कोई मामला, फंडामेंटल राइट का कोई मामला है 226 के अंतर्गत जा सकते हो। देखिए क्या है, इधर थोड़ा समझो। हाई कोर्ट तो आप सीधा 226 जो है हाई कोर्ट के पास सीधा जा सकते। दूसरा, अगर कोई सिविल मामला है या कोई क्रिमिनल मामला ऐसा है कानून की व्याख्या का प्रश्न निहित है, चाहे सिविल का मामला है, एक मिनट, सिविल का मामला है या हाई कोर्ट में भी ले जा सकते, लेकिन उसमें क्वेश्चन निहित हो। इन दोनों में कोई ला का प्रश्न निहित है, सॉरी हाई कोर्ट में मेरे पास समझ आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आ रही। इसके पास भी है। नहीं, हमने क्या बताया था, सुप्रीम कोर्ट, यहां समझे, सुप्रीम कोर्ट के पास भी
आया 131वीं, कहां पे है 131वीं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। तो वहां पर किस प्रकार के मामले जाते हैं? अगर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच कोई डिस्प्यूट है जिससे विधि का प्रश्न नहीं है, केंद्र और राज्य के बीच कोई डिस्प्यूट है तो मामले सीधा जैसे अभी तुम कहोगे, अभी केरल की सरकार ने सीधा राष्ट्रपति के खिलाफ ही सुप्रीम है। पहली बार भारतीय इतिहास में हमने देखा। वैसे हमारे यहाँ अनुच्छेद 361 में क्या दिया गया है? इसको विशेषाधिकार दिया गया है। करंट का क्वेश्चन देखिए क्या मामला। केरल के राज्यपाल और सीएम के बीच, वैसे जिन राज्यों में केरल की सरकार ने अपने असेंबली से 10 बिल पास किए। हाँ, एक उन्हें शपथ दिलवा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, डाटा 10 कानून पास किए थे, इसके पास भेजा। जब राज्य का राज्यपाल ऐसा नहीं तब तक वो बिल एक्ट 200 में कहा गया है। तो जब राज्य का बिल यहां जाता है तो राज्यपाल यस कर सकता है, कानून बन जाएगा। विद होल्ड कर सकता है, हो सकता कोई समय तय नहीं। तीसरा क्या है? रिकंसीडर के लिए फिर वापस भेज सकता है। और चौथा ऑप्शन है कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए आरक्षित कर सकता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास रिजेक्ट कर सकता। अब हुआ क्या कि जब राज्यपाल के पास गया तो और 8 बिल को अपने पास रोक लिया, ना यस कहा ना। जब केरल सरकार ने उसमें बवाल तो उठा करके के पास भेज दिया। और जब राष्ट्रपति के पास आएगा तो उसके बारे में आर्टिकल राष्ट्रपति के पास आएगा तो राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प है? जब चाहे तो यस कर सकता है, चाहे तो रिकंसिडर, चाहे तो रोक भी सकता है, तो कोई समय तय विद होल्ड कर सकता है। अब जब राज्य के पास जाएगा, राज्य चाहे पुनर्विचार करे या कुछ करे तो राष्ट्रपति चाहे तो यस करे, चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकता है। यहां पर क्या हुआ कि राष्ट्रपति ने रिजेक्ट नहीं किया, ना तो यस कहा। काफी समय से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रारंभिक अपील किया है 131 के अंदर। अब उसमें क्योंकि यहां पर 361 तो राष्ट्रपति को, तो अब हमें लगता है कि अब समय लटकाओ मत ना। अगर
एक्शन भी सही होना चाहिए, तार, अदरवाइज क्वेश्चन मार्क। दूसरे तरीके ये भी वो तो अलग बात है, वो मना करे कि ना पा। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जिसे हम ओरिजिनल जुडिक्शन कहते हैं, वहां प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। सर जैसे फंडामेंटल वाला मामला जो है, इसी को हम लोग रिट जुडिक्शन भी कहते हैं, जो या ऐसा कोई मामला है जो रेवेन्यू का है, या कोई क्रिमिनल मामला जिसमें क्वेश्चन लेकिन लॉ का प्रश्न नहीं थे, विधि का प्रश्न की जा सकता। सर मौलिक अधिकार कौन से डालेंगे? जैसे कि शायद नहीं, आप उल्टा करेंगे, कुछ डीपीएसपी को मौलिक या उसका इंप्लीमेंटेशन करवा, किसी फंडामेंटल राइट को तो डीपीएसपी, ठीक है, आपने गलत पढ़ दिया, ठीक है सर हाँ, डीपीएसपी फोर्सेबल है इनफोर्सेबल इनफोर्सेबल सब कुछ साइड का है फोर्सेबल कहाँ पे? क्वेश्चन था नहीं देखिए, हम बताते नहीं देखिए, 39 था आई थिंक फंडामेंटल राइट, इधर देखो, आप अपने आप देखिए, फंडामेंटल राइट इनफोर्सेबल बाय द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लागू करवाया जा सकता, बट डीपीएसपी इज नॉट इन्फोर्समेंट बाय द कोर्ट, उसको कोर्ट के द्वारा लागू नहीं कराया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि कोई अगर ऐसा डीपीएसपी है जो फंडामेंटल राइट से टचमेंट करता है, फंडामेंटल राइट से कहीं ना कहीं जुड़ता है, या उस इनडायरेक्टली, तो उसको फंडामेंटल राइट इंप्लीमेंटेशन करवाने के लिए कोर्ट निर्देश, ये बिहार बीपीएससी के मेंस में अगर कोई ऐसा डीपीएसपी है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो उसको फंडामेंटल राइट के संदर्भ में इंप्लीमेंट सुप्रीम कोर्ट निर्देश है, दिस डीपीएसपी इज द इंप्लीमेंटेशन। क्लियर, मेरी बात समझ आई? तो ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। बाकी कल हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? सर वो हाँ केशव भारती जैसे ये अखबार चलते रहते हैं, हाँ। वो भी तो इसके अंदर